को 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला है वास्तु, दूसरा है ज्योतिष, ज्योतिष कहाँ पर हमें कितनी उपयोग में लानी चाहिए, और तीसरा है उपाय जो हम रेमेडीज करते हैं कितने कारगर होते हैं, कितने करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में 3 टॉपिक्स में ब्रीफली आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे वास्तु। अब देखिए, जनरल वास्तु में बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि सब अपने अपने घर में रहते हैं, कहीं ना कोई अपना सबका घर है, लेकिन उस घर को कैसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं, इसमें कैसे आप वास्तु का उपयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं बिना कुछ ज्यादा मेजर चेंज किए हुए। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना वास्तु में, वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के अंदर जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बताया जाता है कि शांति प्रदान करती है, और जो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमें कंसंट्रेशन देती है, और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शांति का अपोजिट अशांति, अशांति ले आती है दिमाग में, और जो साउथ डायरेक्शन है वो हमारी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देती है और डिस्ट्रैक्शन ला देती है माइंड में। तो ये 4 चीजें हैं, इसको आप बिल्कुल फंडामेंटल याद रखिए कि अगर आपको पीस चाहिए तो आपको ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए, और ये इसीलिए हमारा बोला जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कीजिए, कंसंट्रेशन भी रहे, पीस भी मिले। नॉर्थ ईस्ट जो हम पूजा करते हैं उसके लिए बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके कीजिए, मंदिर जो है आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, इसीलिए बोला जाता है, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन और पीस जो है दोनों बरकरार रहे। और उल्टा अगर हो जाता है साउथ वेस्ट में, तो ना तो कंसंट्रेशन रहती है और ना ही पीस रहती है, तो दोनों ही चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो हमें, अगर आप वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में फेस करते हैं, ये केवल पूजा के लिए नहीं है, ये आपकी हर चीज के लिए, हर एक्टिविटी के लिए है। आप मान लो घर में खाना बनाते हैं, तो वहां पर उस समय भी आपका जो फेस है हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए या ईस्ट में रखिए, या नॉर्थ में, जो आपको पसंद है, या जितना अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि हर डायरेक्शन तो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती सिमेट्रिकली। तो आपको जितना अवेलेबल हो, जितना पॉसिबल हो, उसके हिसाब से डायरेक्शन को थोड़ा सा अमेंड करके आप बहुत ज्यादा इफेक्ट ला सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको कंसंट्रेशन चाहिए, उनको एकदम, और माइंड भी पीसफुल चाहिए। तो कंसंट्रेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट, इसलिए उनको हमेशा हम बोलते हैं कि पीसफुली विद कंसंट्रेशन वो पढ़ सके, वो उनका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, उनके लिए स्पेशली बहुत आवश्यक है। और वैसे भी आप जैसे कोई आपके मेहमान आते हैं, आप अपना कोई ड्राइंग रूम में है, तो आप अपनी सीट जो है वो इस तरह से रखिए कि आपका फेस जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहे। बाकी जो गेस्ट है उनका साउथ वेस्ट में हो तो कोई बात नहीं, वो जल्दी से अगर ज्यादा उनका बेचैन हो जाएंगे तो चले जाएंगे, और क्या करेंगे। और यही चाहिए कि मेहमान तो आए और जाए, इससे ज्यादा ना टिके। तो इसीलिए उनका फेस साउथ वेस्ट में रहे, या वेस्ट में रहे, साउथ में रहे, किस तरफ को भी रहे, आपका फेस जो है वो ईस्ट या नॉर्थ में रहे। तो ये हमारी एक फंडामेंटल थ्योरी है, जो कि वास्तु की, जिसको कि हम जितना उपयोग में ले आएंगे उतना ही हम लाभ ले सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं वास्तु में। कई बार क्या है कि हम ये कर देते हैं कि वास्तु में छोटी छोटी पॉइंट पे देखने लगते हैं, अरे यहाँ पे हमें लाल रंग करना है, यहाँ पे हमें नीला रंग करना है, यहाँ पे पीला रंग करना है, दीवारों के रंग कर देते हैं, बहुत डार्क कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप, पहली बात तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक बात जो है, जो आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा, जो फील गुड देता है आपको, वही वास्तु है। अगर आपको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, और क्या वो वास्तु करेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अगर हमें कोई चीज एंटर करते ही अच्छी लग रही है, तो आप समझ लीजिए ये वास्तु परफेक्ट है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इसमें। लेकिन और ऐसे ही ये जरूर है, कई बार क्या है कि हमारा सिक्स सेंस इतना डेवलप नहीं होता कि हम नहीं जान पाते कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, क्या है। क्योंकि जो लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका सिक्स सेंस अपने आप धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है, तो दे आर एबल टू जज दिस सिचुएशन कि ये यहाँ पर क्या चीज, जैसे ही घुसेंगे महसूस करेंगे कि यहाँ पर ये चीज गलत रखी है, एक चीज सही रखी है,
और उसको चेंज करवा सकते हैं, या उसमें कुछ एड ऑन करवा सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं, तो या कलर्स की थीम के हिसाब से कुछ प्ले कर सकते हैं। तो इसको इसीलिए वास्तुशास्त्री जो है वो दे हेल्प यू इन गेटिंग मेकिंग द प्रॉपर डेकोर। और लेकिन इसको एक बिल्कुल चुपक के भी एकदम फॉर्मूले से नहीं चलना चाहिए कि जी अब तो हमारी तो मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट पे किचन होनी चाहिए और साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो अब ये मत समझ लीजिए कि जी हम तो अगर किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो हम पता नहीं क्या हमारा गलत हो गया, हमारा तो अब रहना ही गलत हो जाएगा, या हम बीमार पड़ जाएंगे, या ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, उसका उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। और जैसा बताया कि आप अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लीजिए, ना सिर्फ आप अपने जो चूल्हे की डायरेक्शन है वो इस तरह से कर लीजिए कि आपको वो कन्वीनियंट रहे, आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो आप बनाते वक्त, तो उतने से भी 50% से ज्यादा तो वास्तु वहीं से ठीक हो जाएगा। अगर आपने साउथ ईस्ट में किचन बनाई और वहां पर आप साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में फेस करके अगर आप खाना बनाते हैं, तो आधा तो वो ही खराब हो गया आपके लिए। तो वो वास्तु क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें मेन बात यह है कि जहां पर भी आपका डायरेक्शन फेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ठीक करें। और ज्यादा वास्तु का ये कि ये जरूर है, वास्तु में हर जगह ये बोला जाता है कि आपकी पुरानी चीजें ना हो, आपके पुराने चीजों को अस्त व्यस्त चीजें ना पड़ी हो, एक एक बैलेंस्ड सब चीजें जो है एक बैलेंस फॉर्म में दिखाई दे, एक सजी हुई दिखाई दे, तो वो परफेक्ट वास्तु माना जाता है। इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जहाँ सुंदरता होगी वहीं पे प्रतिष्ठा भी होती है, वहीं पे उसका डेवलपमेंट भी होता है, सभी चीजें वहां पे ही। तो वास्तु और कुछ नहीं है, ये एक हमें रहने का बिहेवियर बताता है। दूसरी बात ये है कि वास्तु में जो हम ईस्ट डायरेक्शन पे इतना फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती रहती है, तो उसका जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। ईस्ट से वेस्ट से जो अगर हमारे ईस्ट द्वार खुले रहेंगे तो वहां पे फ्लो प्रॉपर आएगा और प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ एयर होता रहेगा। तो ईस्ट वेस्ट का अगर इस तरह की कोई कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसके अंदर आपको नॉर्मल अपना नेचुरल एयर फ्लो इतना हो जाता है कि आपको उसको कोई एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एक्चुअली तरीका बताया गया है। इसी प्रकार से ईस्ट से सन निकलता है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर आपका कोई घर होता है तो, और अगर उसमें ईस्ट की तरफ ज्यादा ओपनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जब सन राइज करेगा, सन ऊपर को चढ़ेगा, तो उसमें धूप पूरी आएगी, साउथ ईस्ट की तरफ से होते हुए चला जाएगा। तो ईस्ट जब ईस्ट की तरफ खुला होगा तो साउथ में भी थोड़ा जरूर खुला होगा, तो वहां से आपको पूरी प्रॉपर एयर पूरा सनशाइन आएगी, जिससे कि आपको घर में हमेशा जो इन्फेक्शंस हैं वो किस किस लिए होते हैं, क्योंकि अगर आपके सूरज की रोशनी नहीं आती है तो इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो जहां पर एयर और सन का पूरा प्रभाव रहता है वहां पर ये सब चीजें नहीं प्रॉब्लम नहीं रहती हैं। तो इसको वास्तु को एक बहुत बड़ा कोई इस तरह का आप उसको न समझें कि हमें ऐसे यहाँ पर ये इसके रूल्स हैं, ये है, ये इसके इतने देवता होते हैं और देवताओं का इनका द्वार है, इस द्वार से एंट्री होगी तो ही होगा, इस प्रॉपर कॉर्नर ये वाला कॉर्नर है, ये L5 कॉर्नर है, ये N3 है, ये N2 है। इस तरह से अगर वो उस कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप बेचैन और हो जाएंगे, आप इसमें कुछ नहीं सीख पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। आपका जहाँ पे द्वार है, जहां पर है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसे जैसा है वैसा रहने दें। अगर हाँ आपने अवश्य नया घर बना रहे हैं, मान लीजिए नया प्लॉट ले रहे हैं, वहां पर इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप वहां पर उसका एनवायरमेंटली आप उसको बेटर कर लेंगे वास्तु से। तो इसलिए हम वास्तु पर थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए कोई बहुत एकदम उसको चिपक के नहीं रहना चाहिए, हमें इसको ओपन माइंडेडली लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए और जितना हो सके उतना करिए, और जित नहीं हो सके तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसके बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि जो नहीं हो पा रहा है तो वो उसकी टेंशन पालना वो बड़ा दोष है, बजाय कि जो दोष है इटसेल्फ। तो दोष तो इतना दोष नहीं करेगा जितना कि उसकी टेंशन दोष कर देगी। तो इसीलिए मैं, क्योंकि सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके वास्तु के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो यहाँ पर एक
चैप्टर की तरह से, क्लास की तरह से तो मैं नहीं आपको बताना चाहता या बोलना चाहता हूँ उस बारे में। मैं इसी तरह से थोड़ा सा आपको ज्योतिष के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि ज्योतिष क्या चीज है और ज्योतिष को कब हमें कितना मानना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत हमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कुछ लोग तो एकदम इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि बहुत ही ज्यादा, और कुछ लोग कह देते हैं जी हम तो विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करने से तो कुछ ऐसा हो नहीं जाता। आप विश्वास करो कि ये दिन नहीं है रात है, तो आप जो मर्जी विश्वास कीजिए, जैसे मर्जी आप जिस मर्जी चीज को, भगवान में अब आप विश्वास नहीं करते तो भगवान तो नहीं कहने वाले कि आप विश्वास करो मेरे में। तो लेकिन ज्योतिष भी एक प्रॉपर साइंस है। अभी हम जो है जैसे सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो आजकल हम सॉफ्टवेयर इस तरह के नहीं बना रहे हैं कि जी मैचिंग हो जाए या ये हो जाए, बल्कि आजकल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि आपकी जन्मपत्री देखते ही कंप्यूटर इटसेल्फ बता दे बचपन में ही आपको कि कब आपको कैंसर होगा, कब आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, आपकी मैचिंग मतलब कितनी परफेक्ट रहेगी, अगर आपको आपकी शादी या आपका जो भी कोई चीज है, आप किस चीज में प्रोफेशन आपका क्या रहेगा, बिजनेस रहेगा या नौकरी रहेगी, बिजनेस होगा तो किस चीज का होगा। ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि आजकल हम अब सॉफ्टवेयर से डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो उस तरह की लाइन का कर रहे हैं जो स्पेसिफिक बोलेगा। और वो उसमें कोई अगर साइंस नहीं होती तो कंप्यूटर कैसे बता सकता है, कंप्यूटर में तो कोई सिक्स सेंस नहीं है ना। तो वहां पर कंप्यूटर भी अगर हमें बता पाता है तो डेफिनेटली इट इज अ मैथमेटिकल साइंस, इट इज अ एम्पेरिकल साइंस। जैसे हमारी और साइंसेज है, जैसे वैक्सीनेशन में भी हर हर 100% इम्पैक्ट नहीं आता। वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो तब भी लोग बीमार पड़ सकते हैं, तब भी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे ही अगर कोई ज्योतिष में भी कोई बताता है कि तुम्हें ये होगा, ऐसे होगा, तो 80% एक्यूरेसी अगर आ रही है उसकी कहने में, तो दैट्स गुड एनफ आई थिंक। क्योंकि अभी इतनी डेवलप्ड साइंस नहीं है मेडिकल साइंस की तरह से या फिजिकल साइंसेस की तरह से कि जिसमें कि 2+2 4 ही होता है। यहाँ पे 2+2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, ये है। तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा रहता ही रहता है, और उसको अप्रोक्सीमेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको उसको समझ लेना चाहिए कि ये कितना अप्रोक्सीमेशन है, कि आप उसमें बहुत ज्यादा ना तो विश्वास करें और ना ही बिल्कुल इग्नोर मारें। क्योंकि जिस साइंस को आप यूज कर सकते हैं, पर अपने उपयोग में ला सकते हैं, उसको क्यों नहीं लाएं। आप अगर उसको देखिए, ये जरूर बात है कि इट विल डिपेंड अपॉन द टेलर आल्सो, द फॉर्च्यून टेलर हु इज टेलिंग यू, हु इज गाइडिंग यू, कि कितना आपको कितना सटीक बता रहे हैं। अगर वो सटीक बता रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। और गाइडलाइंस कब आपको जैसे चाहिए होती हैं, पर्टिकुलरली तो जैसे आपको 10th में आपका बच्चा है या 9th में बच्चा है, और उसको आपको डिसाइड करना है कि इसको साइंस दिलानी चाहिए, आर्ट्स दिलानी चाहिए, कॉमर्स दिलाना है, या इसको क्या डॉक्टरी करानी है या इंजीनियरिंग करानी है। एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जहां से कि लाइफ चेंज हो जाती है पूरी, जिस ट्रैक पे चल पड़ी वही लाइन हो जाएगी। तो ये जो चीज है ये आप डेफिनेटली ज्योतिष से, वैसे तो और कोई आपके तरीका नहीं है, या तो आप अपने कॉमन सेंस से आप उसे जान लीजिए, बच्चे को समझ लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा भी नहीं समझ पाता अपने बारे में, वो भी कहता है नहीं मैं साइंस करूंगा, मेरे को साइंस करनी है, और या फिर वो कहेगा नहीं मेरे को साइंस से बहुत डर लगता है, मेरे को आर्ट्स करनी है। कई बार वो अपने को जज नहीं कर पाता और पेरेंट्स भी जज नहीं कर पाते। ऐसे में ये साइंस जो है, ज्योतिष जो है, बहुत अच्छा बता सकती है ये किस तरफ को इन्हें पुश करना चाहिए। कौन सी पैरेलल लाइन अगर हो जाएगी तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू स्पीड अप इस डेवलपमेंट। जैसे कि आप नदी में अगर बहते हैं और उसके साथ बहे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड आप बिना थके आप पार कर सकते हैं। और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े गलती से, तो आपको थकान भी हो जाएगी और पार हो ना हो, नैया पार हो नहीं हो, तो ऐसा बड़ा हो जाता है। और कई बार क्या है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका बाय द वे फिर भी उसके नंबर नहीं आए, 12th के नंबर आए तो एकदम डाउन हो गया। अब वो बहुत आराम से बहुत अच्छे से ज्योतिषी बता सकता है कि ये वाला साल उसके लिए वाकई में खराब ही था एजुकेशन के लिए, इसलिए इसके नंबर नहीं आए। इसलिए ऐसा कई अक्सर हो जाता है। देखिए शनि की 7.5 है, जो शनि की 7.5 जब किसी की स्पीक पे आ जाती है, बाय द वे वो उस टाइम पे आ जाए, क्योंकि वो एक हर 30 साल में आती है,
30 साल में कभी भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, 10 साल की एज में भी आ सकती है, 20 साल की एज में भी आ सकती है। और वो जब आती है तो तब वो बहुत परेशान कर देती है। और परेशान क्या, बच्चों को तो पता नहीं चलता, क्योंकि पहली साढ़े साथी जो है वो बच्चों पे नहीं माँ बाप पे ज्यादा होती है, क्योंकि माँ बाप ही उससे असर करते हैं। बच्चे अगर पढ़ भी रहे, नहीं पढ़ पाए, रिजल्ट ठीक नहीं आता, तो उनका रिजल्ट जो असर पड़ता है वो माँ बाप पे ज्यादा पड़ता है। तो ऐसे में, और दूसरी साढ़े साथी जो है वो अपने ऊपर होती है, और तीसरी साढ़े साथी कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर होती है। क्योंकि जब हम बड़े बुढ़े हो जाते हैं, तो अगर हम बीमार हो जाए किसी कारण से, तो बच्चों को ही देख सेवा करनी पड़ती है, तो इसीलिए उनके ऊपर वो साढ़े साथी हो जाती है। तो जो है इसका प्रभाव जो है, और ये सही भी है, फैक्ट भी है, क्योंकि बचपन में हम इतने मेंटली इतने सेट नहीं होते हैं कि हम अपने अच्छे बुरे को समझ सकें। तो वो जब अगर मान लो जो 10th और 12th में वो साढ़े साथी आ रही है, और उस समय हम एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हम इंटेलिजेंट हैं, हमारे नंबर कम हो जाते हैं। और ये अक्सर देखा है, ये 90%, 95% केसेस में ऐसा होता ही होता है। तो अगर हमें मालूम पड़ जाए, ये छोटी सी बात है, कोई भी ज्योतिषी बता सकता है कि साढ़े साथी आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं, और उसको जज कर लें, तो हमें एक तो ये है कि पहली बात तो अगर चाहे नंबर कम भी आए, हमें एक तो ये शांति हो जाएगी कि हमें आगे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कि ग्रेजुएशन में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये साढ़े साथी की वजह से नंबर कम आए हैं, और आगे फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, वो खत्म जैसी निकली और फिर दोबारा से वैसे ही हो जाता है। या पहले से आ रहा हो, तो हम कम से कम माँ बाप जो है मेंटली तैयार रहें, कि उनको ये नहीं लगे कि अरे हमारा बेटा तो निकम्मा है। तो ऐसा ना लगे उसको, बेकार में जबरदस्ती उसको उसको क्योंकि खाली आईक्यू से या उसकी मेहनत से ही नहीं फर्क पड़ता है। देखिए, कहने लगता है ऐसा है कि हम जो मेहनत करेंगे हमें उसका फल मिलेगा, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। आपका जो कर्म है, वो कर्म आपका जो, वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 50-50 भी नहीं होता है। कर्म जो है केवल 25% काम करता है, 75% तो आपका सेट वहीं पे हो जाता है। भाग्य है कि जैसे आप पैदा हुए, जिस समय किस फैमिली में पैदा हुए, किस कंट्री में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, आधा भाग्य तो वहीं पे से लिख गया आपका। आपका आप ना तो देखिए, अगर आप अमेरिका में पैदा होते हैं या आप किसी पाकिस्तान में पैदा हो जाए, तो आपका क्या फर्क हो जाएगा, उतने से ही फर्क कितना बढ़ जाएगा। फिर आप किसी रईस परिवार में पैदा हो गए, तो आपको ना कुछ करते हुए भी आपको सब कुछ मिल गया, तो आप करा क्या आपने, उसमें पैदा होने में कौन सा आपने कौन से एफर्ट कर लिया या कर्म कर लिए। कर्म तो उसके बाद ही करेंगे, पैदा होने के बाद। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ कर्म करने से ही सब कुछ होता है, कर्म करने से ज्यादा तो भाग्य दे देता है। और उस भाग्य को लेके आपने उसको मल्टीप्लाई करने की बात है। मल्टीप्लाई करना है तो आपको कर्म, उसके लिए आपको फिर उसको ठीक रास्ते पे आप चलें, उसके लिए कर्म करें। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा भाग्य कहाँ पर है, कहाँ तक भाग्य जा रहा है, और कहाँ पर हमें कर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सूक्ष्मता से अगर देखें तो हमें मतलब ज्योतिष का उपयोग जो है, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, जहां पर कि हम एक टर्न ले रहे हैं लाइफ में, जहां पर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये बताया मैंने, एजुकेशन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ पर हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं इसका। ऐसे ही शादी है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसे ही एक बिजनेस में आप जब आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करें या बिजनेस करें, बिजनेस अगर आपकी बिजनेस फैमिली है तो हो सकता है कि आप सोचे नहीं, आप सीधे बिजनेस में लग गए। लेकिन अगर आपकी बिजनेस फैमिली नहीं है और उसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और वो भी टाइम, अगर बाई दी वे आने वाला टाइम अगर आपका खराब टाइम है और उस समय आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो आप कितने भी बढ़िया बिजनेस मेहनत करें, आपका टाइम तो फिर वो तो बिजनेस घाटे में जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों में जैसे मैचिंग भी है, मैचिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि आपको क्यों मैचिंग कराते हैं, बेसिकली तो इसीलिए कराते हैं ना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि दूसरा आदमी हमें, मैंने तो देखा है कि लोग 10-10 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद भी जान नहीं पाते। उसके बाद भी क्या होता है, शादी कर लेते हैं और दूसरे दिन लड़के फिर डाइवोर्स कर लेते हैं। 10 साल लिव इन में रहे तब तो कुछ नहीं हुआ, और शादी करते ही 1 साल में लड़ लिए और डाइवोर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट एबल टू जज द पर्सन। और आदमी जैसे ही शादी होती है बदल जाता है, आदमी हो चाहे औरत हो, कोई हो, दोनों बदल जाते हैं। दोनों का जो है ना फिर अलग ही स्वभाव हो जाता है।
तो वो जो स्वभाव है, वो क्या स्वभाव है, इंट्रिंसिक स्वभाव क्या है आपका, वो ज्योतिषी जान सकता है। वो आपकी जन्मपत्री बता सकती है, लेकिन आप खुद नहीं जानते कई बार, या आपके साथ में बगल में रहते हुए भी आप नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए वहां पर इसका उपयोग बहुत अच्छा बैठता है। फिर कई बार क्या होता है कि आपको नुकसान शुरू हो गया, बाई दी वे होता रहता है। देखिए, अच्छे बुरे दिन तो सबके आते हैं। अच्छे दिन है तब भी इसका उपयोग है ज्योतिष का। क्यों? ये मालूम पड़ जाए कि कब तक अच्छे दिन है। ये ना हो कि हम अच्छे दिन के चक्कर में हम बहुत सारे रिस्की काम कर लें, काम को फैला लें बहुत सारा, और पता चला कि जी अब हमारे खराब दिन आ गए और एकदम गड्ढे में घुस गए, फिर कंट्रोल ही नहीं कर पाए काम को। या हमारा खराब टाइम है तो हमें मालूम पड़ जाए कितने दिन का खराब है, शांति रहे उससे कि हम थोड़ा अब इस समय शांति, जैसे कोरोना काल आया ना, सब लोग घर में बैठ गए बंद होके, सब आराम से चुपचाप तो टाइम निकल गया, मालूम था साल भर के करीब तो इसने लगाना ही है, तो आराम से शांति से 1 साल बैठे, आराम से बीत गया। अब दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गए। तो फिर ऐसे ही ये खराब समय होता है कि जब आपका खराब समय हो सकता है 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो। अब ये आपको तो नहीं मालूम है, लेकिन ज्योतिषी बहुत अच्छे से बता सकता है। थोड़ा सा उसकी पकड़ होगी तो डेफिनेटली बता देगा। आप उस मैं उस पंडित की बात नहीं कर रहा जो कि एक मंदिर में है। ज्योतिषी ज्योतिषी जो कि एस्ट्रोलॉजी को सही से समझता है, जानता है, और अगर वो ज्ञानी है तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली 100% आपको एक व्यवस्था दे सकता है, बता सकता है कि आप इस समय आप ऐसा कीजिए, ऐसा करेंगे तो आपको ये लाभ होगा, ये नहीं होगा, इसको आप ले, इसमें रिस्क ले ना लें। तो आपको एक अगर खराब समय है तो आपको बता देता है कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है, शांत रहिए और इतने टाइम आप इंतजार कीजिए। अगर लंबा समय खराब है तो भी आपको बता सकता है, थोड़ा सा उपाय करिए, थोड़ा ये करिए। चाहे हो सकता है उपाय में आपको वो ये नहीं कि आपका भविष्य बदल जाएगा उपाय करने से, लेकिन ये जरूर है कि आपका मन डाइवर्ट जरूर हो जाएगा। थोड़ा सा मन उपाय में लगा रहेगा, थोड़ा सा आपको लगा रहेगा कि आपकी आशा बनी रहेगी कि हाँ जी कुछ हो जाए हो जाए हो जाए, तो टाइम कट जाएगा। और अगर अच्छा समय है तो भी आपको ये पता चलेगा कि इतना टाइम अच्छा है। तो इसके अलावा फिर आपको ये साइकिल तो अच्छे बुरे की चलती रहती है। कभी आपका बहुत बहुत बुरा समय आ जाता है, कई बार ऐसा होता है पैसा फंस जाता है, मालूम नहीं पड़ता क्यों फंस गया, क्या हो गया, क्या हमारे पास कोई या कोई गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे में भी ये बहुत हेल्प करता है। और वाकई में आप इससे एक गाइडलाइन ले सकते हैं कि हमें इस टाइम में क्या करना चाहिए क्या। और लेकिन इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डे टू डे लाइफ में इसको ज्योतिष को यूज करें। हर रोज का ये नहीं कि आज ही मेरे को तो आज क्या करूं जी, मैं आज मैं कितने बजे यहाँ से निकलूं घर से, कितने बजे ऑफिस पहुंचूं। अरे जो रोज के काम है उनके लिए बिल्कुल कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपका कर्म है, वो उसे कर्म की तरह से आप निभाएं उसे। और लेकिन एक डायरेक्शन आप लाइफ की लेते रहें कि मेजर लाइफ में क्या होने वाला है, कब उतार आ रहा है, कब चढ़ाव आ रहा है, कब क्या होने वाला है। कोई मेजर डिसीजन है तो उससे पहले एक रूपरेखा बना लें डिस्कस करके। तो उसको चाहे उसको आप सुन लीजिए ज्योतिषी को, आप पूरा मत उसको चाहे उसकी नॉलेज को यूज कीजिए उसको। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए, अपने एनवायरनमेंट में उसे फिट बैठाइए उस बात को और आगे चलिए। तो ये है ज्योतिष की बात। ज्योतिष इतना ही इसका ही उपयोग है, जहां पर आपको अंधा मोड़ नजर आए वहां पर ज्योतिष आपको एक रास्ता दिखाने में उपयोगी साबित हो सकती है। ये मेरा इसमें मानना है। और ये मेरा इसमें आई कैन प्रूव ऑल्सो। इसको मैंने तो खैर यहाँ पर काफी रिसर्चेस किए हमने, और काफी डेटा कलेक्ट करके इंपेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा सर्वेज भी किए हैं। एंड वी कैन से कि यस कि 75% तक हमारा भाग्य काम करता है और 25% हमारा कर्म काम करता है। उसके रिलेशन में आप इसमें काम करते रहिए, और मतलब कर्म को भूलना नहीं है, लेकिन भाग्य तो अपना करेगा ही करेगा जो करना है। और इसके बाद अगर कर्म करता है, कर्म होता है, और दवाई जैसे आप लेते हैं तो उपयोग जो उसके उपाय हैं ज्योतिष के वो भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उपाय काम नहीं करते। हमारे में जैसे कि रत्न और रुद्राक्ष जो है बहुत बड़े कारगर माने जाते हैं। इसके साथ में मंत्र जाप जो है, और यंत्र यंत्र मंत्र और तंत्र में ये आ जाता है हमारा क्या कहते हैं रुद्राक्ष और जेम्स। तो ये हमारे जो है दोनों ही तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
बाकी उसके अलावा जो दान देना है वो तो हमेशा सर्वदा अच्छा ही माना गया है, और देव दर्शन है बहुत अच्छा माना जाता है। वो सब चीजें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो रत्न है वो हम क्या, उसका मेन एम्फेसिस क्या है, उसका कारण क्या है, हम क्यों बताते हैं कि जो जो हमारे पास कॉस्मिक रेज आ रही हैं प्लैनेट से, वो प्लैनेट से जो कॉस्मिक रेज हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। हर एक कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसको। कलर से कोई नहीं है कि कलर, ये ग्रीन कांच है तो इसे कलेक्ट कर लेगा, या पीला है या नीला है तो उससे हो जाएगा। उसको पर्टिकुलर जो जो उसके जेम्स हैं उनके अंदर वो पावर होती है कि दे कैन कलेक्ट दी, दे कैन एब्जॉर्ब दी कॉस्मिक रेज फ्रॉम दोज प्लैनेट्स। और वो उसकी जिस चीज की हमारे को कमी होती है उस चीज का अगर हम प्लैनेट का वो पहन लेते हैं जेम, तो हमारे को उसकी भरपाई हो जाती है, और उसकी वजह से जो भाग्य में हमारी कमी थी वो पूरी हो जाती है। जो रुद्राक्ष है उनमें ये फैसिलिटी है कि जो भी हमारे जो उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को कि जो हम उसकी नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। तो हमारे को उसकी पॉजिटिविटी मिल जाती है और नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो कोई भी प्लेनेट अगर नेगेटिव है हमारे लिए, उसके लिए हम रुद्राक्ष पहनते हैं। जो कोई प्लेनेट पॉजिटिव है और वीक हो गए हैं किसी भी कारण से, तो उनके लिए हम जेम्स पहनते हैं। और जो प्लैनेट्स स्ट्रांग हैं और हमारे नेगेटिव हैं काफी, उनके लिए मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप से ऐसा माना जाता है कि वो जो जो भी दैवी शक्तियां हैं या जो भी कॉस्मिक रेज है वो हमारे ऊपर बॉडी पे अटैक नहीं करती। जो भी नेगेटिव रेज है वो हमारे बॉडी पे अटैक नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम अपना बचाव कर लेते हैं। तो इसको जो है हमें इन तीनों चारों चीजों को यूज करना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जो चीज फायदा नुकसान नहीं कर रही है, चाहे फायदा नहीं कर रही, मैं कह रहा हूँ कि अगर नुकसान नहीं कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। और अगर, और लेकिन हाँ फिर यही बात है कि इसके लिए भी आपको अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि पता चला कि जी आप तो हर चीज के लिए एक नग डाल लिया कि अब मैं ये है अमीरी के लिए, ये गरीबी कम करने के लिए, ये पढ़ाई के लिए, ये हमारी शांति के लिए, ये हमारे घर के परिवार के झगड़े के लिए। तो आप उस तरह से अब सब चीजों के नग ही डालते जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पर्टिकुलर जो जो आपको एक या दो वीक पॉइंट्स हैं उनके जेम्स डालने में कोई कोई नुकसान नहीं है। और इसी प्रकार से जो खराब प्लैनेट्स हैं उनके उनके रुद्राक्ष डालने में कोई नुकसान नहीं है। आप उसे पहनेंगे तो उसको आपको, देखिए ये चीजें इस तरह से तो है नहीं कि गोली आपने ली और एकदम आपको फायदा हो गया। इनका असर देखने के लिए 2 4 6 महीने का टाइम गैप देना पड़ता है, और 6 महीने में हम उस चीज को भूल जाते हैं कि हमारा पहले क्या था। क्योंकि जो अच्छा धीरे धीरे होता है ना, तो पता चलता है, ऐसा लगता है कि ये तो सब हमारे को नहीं था। आप उस चीज को लिख लीजिए, अगर आपको उसका डिफरेंस देखना है ना, तो आप उसको पहले लिख लीजिए कि मेरा आज स्टेटस ये है, और उसको फिर आप उसे कंपेयर कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ फर्क आया। क्योंकि हम बेसिकली लिखते लिखाते तो है नहीं इस चीजों को, हम अपना फील करते रहते हैं। फील करते करते वो भूल जाते हैं। 3 महीने 4 महीने 6 महीने में जो दुख है ना, वो जब खत्म हो जाते हैं तो वो पता नहीं होता, लगता है कि अरे वो तो ऐसे ही था, हम महसूस ही कर रहे थे यार, नहीं नहीं भी मतलब उसका कुछ पता नहीं रहता। तो उसको लिख के अगर आप रखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या फर्क आया कि नहीं आया। और ऐसा हमने तो, क्योंकि ये आपके लिए तो शोध का विषय नहीं है, हमारे लिए तो शोध का विषय है कि हाँ जी इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो हम तो डेफिनेटली उसकी सर्वे करते हैं, उसका उसका लिख के रखते हैं, उसका फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ जी इसका प्रभाव पड़ा, इसका इतना प्रभाव पड़ा, इसका नहीं पड़ा, कितने परसेंट में पड़ा। ये तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ जी 100% में नहीं आता प्रभाव, लेकिन ऐसा भी 80% में प्रभाव आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रभाव आ जाता है। तो इसीलिए हमें इनका उपयोग कर सकते हैं, रत्न, रुद्राक्ष और मंत्र जाप। मंत्र जाप जो है हमारे ऋषि मुनि बहुत बता गए हैं। और कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जो कि आप कभी करिए। आप, और दूसरा एक ऐसा है जैसे बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, तो मैं आपको जैसे जिन लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, सिंपल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करके करते हुए सोएं, या बल्कि इसको एक मन में प्रैक्टिस कर लें, बना लें कि हमें ये तो हमें करना ही है। सोते वक्त मंत्र का जाप करें
तो आपको देखिए कैसी अच्छी नींद आती है, आपको बहुत गहरी नींद आएगी। घर में रात को नींद टूट जाए उस समय भी आप मंत्र जाप कीजिए, देखिए आपको फिर दोबारा बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। मंत्र जाप करते ही आपको पता चलेगा कि 2-4 मिनट के अंदर तो आप सो गए। मंत्र पूरा भी नहीं होगा, मतलब 108 बार का जो जाप है वो पूरा भी नहीं होगा और आपको नींद आ जाएगी। तो ये उपाय है, आप करके देखिए। और दूसरा, आप अगर जैसे कोई कष्ट रहते हैं तो आपको मैं एक और ये इसके लिए बोलूंगा, क्योंकि शनि के जो है कष्ट काफी ज्यादा होते हैं, उसी के लिए आपने देखा भी होगा कि शनि के कारण शनि मंदिर बहुत बने हुए हैं, हर जगह तेल का दान कर रहे हैं लोग या कुछ कर रहे हैं। तो आप भी उसके उपाय के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको रोग नाश का तो एक मिलेगा ही, भय खत्म हो जाएगा और रोग नाश हो जाएगा। तो 2 चीजों का बड़ा लाभ होगा। तो आप हर एक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे आपकी स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। और आप हनुमान जी के मंत्र का, हनुमान जी का भी मंत्र है, सुबह सुबह जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो एक माला जाप हनुमान जी के मंत्र का कर लीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ये मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कष्टों से बहुत दूर हो जाएंगे। आपको जो कष्ट है ना वो जोर से नहीं लगेंगे, आपको कम से कम उसकी जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी के साथ मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया। और जो मेरे ख्याल से प्रश्न आप अगर कोई पूछना चाहते हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वी शुड बी रिमेन इन टाइम। 45 मिनट लगभग होने वाले हैं, तो आप सर वास्तु के लिए कैसे किया जाता है सर? वास्तु के लिए क्या करना, सवाल पूरा पूछे जब। नहीं, जैसे सर अब जैसे हम लोगों का घर है, फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं, उसमें कोई डायरेक्शंस तो प्रॉपर होती नहीं, इन लोगों ने जैसे कंस्ट्रक्शन करने थे कर दिए। हाँ, तो सर वो वास्तु के लिए क्या कर सकते हैं हम इसी लोग के लिए सर? मैंने बताया था, सबसे पहला मेरा यही था कि वास्तु के लिए आप कुछ और ज्यादा कुछ ध्यान न रखें, सिर्फ अपनी डायरेक्शन को सही कर लें। आप किस तरह डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, आप उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में करके बैठे। आप चाहे बैठें, चाहे काम करें, चाहे पढ़ें, चाहे लिखें, चाहे कुछ भी करें, आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। इन्हीं तीनों डायरेक्शन में से आप अपनी डायरेक्शन को सेट कर लीजिए। थोड़ा बहुत नॉर्थ की बजाय नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट हो गया, या थोड़ा सा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो डजेंट मैटर। इतना भी ज्यादा स्पेसिफिक मत बनिए, क्योंकि थोड़ा तो आपको अपने घर का भी रुख तो देखना ही पड़ेगा ना, कि कहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो जी सर, बिल्कुल सर। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप फेस करिए जहां तक हो सके। और इससे आपको, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर जैसे कोई काम आपका अच्छा होना चाहिए तो उसको नॉर्थ की तरफ फेस करें फिर, और कहीं पे आपको शांति ज्यादा चाहिए तो ईस्ट की तरफ फेस करें। जहां पर अगर आपके पास चॉइस है तो वेस्ट और साउथ दोनों ही इग्नोर करनी चाहिए डायरेक्शन। ओके सर, ओके। थैंक यू। किसी और, आई थिंक बंसल साहब नहीं है, हाँ, बट किसी को भी और करिए। दीक्षित साहब पूछ लीजिए आप। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे डिफरेंट ग्रह के लिए रत्न डिफरेंट होते हैं, तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आप थोड़ा लाउडली बोलिए दीक्षित जी, थोड़ा सा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि डिफरेंट ग्रह के लिए डिफरेंट रत्न होते हैं। हाँ जी। लेकिन आपने रुद्राक्ष के लिए बताया कि अगर ग्रह निगेटिव हैं तो रुद्राक्ष यूज किया जाता है। हाँ, तो रुद्राक्ष भी जो है ना जी, वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक आपने सुना होगा, हाँ, मुखी के हिसाब से होते हैं। एक मुखी, हाँ, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, ये अप टू 21 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं नॉर्मल में। 21 मुखी के बाद तो काफी रेयर हो जाते हैं। आप इसको ज्यादा नहीं बोले तो 15 मुखी तक तो खूब मिलते हैं। 15 मुखी के बाद भी बहुत महंगे हो जाते हैं। तो 1 मुखी जो रुद्राक्ष है वो सूर्य के लिए है, 2 मुखी चंद्रमा के लिए है, 3 मुखी मंगल के लिए है, 4 मुखी बुध के लिए है, 5 गुरु के लिए, 6 शुक्र के लिए, 7 शनि के लिए, 8 राहु के लिए, 9 केतु के लिए। तो ये इस तरह से ऑर्डर है। और 10 मुखी फिर बिजनेस के लिए है, 11 मुखी आपके किसी भी लाभ के लिए है या ऋण मुक्ति के लिए है, 12 मुखी जो है आपके ट्रेवल के लिए है, आपके नुकसान हो गया है तो उसके लिए है। 13 मुखी कोई टोना टोटका करता है उसके लिए,
टोना टोटका को रोकने, और 14 मुखी जो है आपकी साढ़े शादी वगैरह आ जाती है उसके कष्टों को दूर करने के लिए है। 15 मुखी आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है। तो ये है जो कि आप बेसिकली तो आप पत्री दिखाइए तो उसके हिसाब से पत्री दिखाने से फिर उससे कोई ज्योतिषी बता सकते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए। नहीं तो हमारे सॉफ्टवेयर में भी ये है सब चीजें। आपको मैंने सॉफ्टवेयर बताया ही, आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। लियो स्टार फ्री हॉरोस्कोप सॉफ्टवेयर ऐप स्टोर में जाके आप लियो स्टार के नाम से सर्च कर सकते हैं। लियो LEO लियो स्पेस स्टार STAR स्टार। और ये हमारी futurepointindia.com साइट है, उस पर भी है सॉफ्टवेयर, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन हमारा ये था, वन बाय वन अभी नेक्स्ट। हाँ मैं पूछता हूँ। हाँ जैन साहब पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि भविष्य जानने के लिए हमें लग्न राशि देखनी चाहिए, चंद्र राशि से देखना चाहिए या सूर्य राशि? हेलो, देखिए मेन तो इसमें लग्न ही होती है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लगन, क्योंकि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए होती है। फिर उससे कम इम्पोर्टेंट है राशि, लेकिन हम राशि को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हमेशा चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों साथ लेके ही देखा जाता है। सूर्य कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वो 1 महीने तक सूर्य एक राशि में रहता है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन बात जरूर है कि मैगजीन्स के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही होता है, लेकिन वो जो है वो तो मैगजीन्स का है ना, क्योंकि वहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, वहाँ पे आपसे इंटरेक्शन तो है नहीं। लेकिन जब ज्योतिषी के साथ इंटरेक्शन है तो वो उसके तो लगन ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा आपने हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? मैं पूछूं? सर एक चीज बताइए मुझे, असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे हो सकती है? एक मिनट, ज्ञानेंद्र जी पूछ रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी कोई बात। सर एक चीज बताइए, असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे हो सकती है? रुद्राक्ष नकली बहुत मिलते हैं आजकल। हाँ देखिए, जो सस्ते रुद्राक्ष होते हैं, देखिए 6-7 मुखी तक तो सस्ते रुद्राक्ष होते हैं, वहां तक तो कोई गड़बड़ होती नहीं है नॉर्मली। 1 मुखी भी बहुत महंगा नहीं है। जो काजू रुद्राक्ष दाना है वो थोड़ा सा वो 2100 रुपये तक आता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा नहीं है। लेकिन 7 मुखी के बाद जो है वो रुद्राक्ष महंगे हैं, और वो थोड़ी बहुत गड़बड़ उनमें होती है तो, लेकिन उसकी प्रॉपर सोर्स से आप खरीदेंगे तभी आपको ठीक मिलेगा। नहीं तो आप गलत सोर्स पे अगर एक बार चले गए तो हो सकता है कि वो गलत ही हो। और खास तौर से जो पब्लिक प्लेसेस है ना, जैसे कि हरिद्वार है या फिर नेपाल है या फिर कोई, वहां पर तो नॉर्मली आपको गलत ही मिलेगा। वहां पे सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन वो गलत ही मिलेगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर सोर्स से ही लेना चाहिए। और हमारा शोरूम है वैसे तो यहाँ पे साउथ एक्स में, फ्यूचर पॉइंट के नाम से। आप वहाँ पे कोई भी चीज, जो भी चीज लेनी है, रत्न लेने हो या रुद्राक्ष लेने हो या कुछ भी लेना हो, या आपको कोई पत्री दिखानी हो तो वो भी कर सकती हैं। हमारे बीच में हमारा एस्ट्रो रचिता जी बैठी हैं, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर टैरो मास्टर सर नमस्कार मैम। अच्छा रचिता जी आप बोल रहे हैं कुछ? नमस्कार कर रहे हैं। साउथ एक्स में कहाँ पे है जी अपना? साउथ एक्स मेन रोड पर ही है, कोटला के बगल में। कोटला जहाँ से शुरू होता है वहीं पर है, मेन रोड पर ही दिखाई देता है, अबव HDFC बैंक, A3 साउथ एक्स पार्ट 1 में ये जो पेट्रोल पंप है। और नोएडा में भी हमारे घर पर भी आप हाँ जी अगर कोई चाहिए तो हम B237, ये अपने पंकज सिंह जी के बगल में बिल्कुल चुपटा हुआ है घर, नक्षत्र के नाम से आपको दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा सर मैं पूछना चाह रही थी। पूछिए। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी आप ऑफ कर लीजिए अपना माइक। ओके सर। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बता रहे हैं कि ज्योतिष का इतना 80% तक इफेक्ट है, 100% नहीं है अगर तो इतना बड़ा पेंडेमिक आया, पूरा संसार स्टैंड स्टिल हो गया, क्या किसी ज्योतिष ने इसकी भविष्यवाणी की थी सटीक क्या ऐसा होने जा रहा है? डॉक्टर ने की थी, किसी ने डॉक्टर ने की थी कि सटीक ये तो देखिए ऐसा है, कोई चीज जो माइंड में ही नहीं आएगी तो भविष्यवाणी क्या करेंगे? किसी ने सवाल पूछा था किसी से कि क्या कोई चीज प्रॉब्लम आ सकती है? अब बहुत सारी चीजें हम लिखते भी हैं तो कोई उसको ध्यान नहीं जाता उस पर,
और ऐसा नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणियां करते हैं, बताते रहते हैं ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान भी नहीं गया होगा, किसी ने अगर लिखा भी, किसी ने कुछ, तो उस पर ध्यान नहीं चूंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, तो भविष्य वक्ताओं के लिए तो ये एक मेन वो होना चाहिए था, नजर में आने वाली चीज कि ऐसा होने वाला है। ये कोई इस तरह के, देखिए मैं सही बताऊं, हमारे पास कोई इस तरह के रूल्स भी नहीं है ज्योतिष में। अगर आप ये समझें कि हमारे पास इस तरह की कोई बहुत बड़ी कोई रूपरेखा बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर तो रिसर्च हो, पहली बात तो इस पर डेवलपमेंट हो, और फिर इस तरह से बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ज्योतिष से बहुत आराम से जान सकते हैं कि ये अर्थक्वेक का टाइम चल रहा है। अर्थक्वेक, सुनामी, सब चीज का पहले से पता चल जाता है, इसका क्यों नहीं पता? ये जो 5-6 ग्रह जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, जैसे आजकल हो रखे हैं, तो अभी देखिए कई अर्थक्वेक्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है अभी। और अभी हमारी एक मैगजीन है फ्यूचर समाचार के नाम से, और उसमें हम ये सब लिखा हुआ है। अभी जो आपका ये चल रहा है ना, ये किसान आंदोलन, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। किसान आंदोलन 2 महीने और लेगा, इसके बाद अप्रैल में जाके शांति होगी। तो ऐसा नहीं है। अभी इसके पेंडेमिक के बारे में भी हमने पिछले साल मार्च अप्रैल की उठाई के, तो उसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल 21 में जाके खत्म होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि अर्थक्वेक हम कोई वो नहीं करते हैं। सब जैसी बात आती है, चर्चा आती है, तो उसके बाद उसकी की जाती है उसकी प्रेडिक्शन। लेकिन वो प्रेडिक्शन पहले से क्यों नहीं कर दी गई, तो वो कोई खुदा तो आदमी नहीं है ना। और उसको कौन पैसे दे रहा है, किसी ज्योतिषी को कौन पैसे दे रहा है कि वो पेंडेमिक बता भी दे, तो या अर्थक्वेक बता देगा, तो कौन किसको पैसे मिल रहे हैं। तो अभी पिछली बार एक ज्योतिष शास्त्री ने अहमदाबाद में, गुजरात में बता दिया था ऐसे कि अर्थक्वेक आएगा, और वो आया भी, ऐसा नहीं आया। लेकिन उसको पुलिस ने पहले से कि तुम भय फैला रहे हो, उसके जेल में बंद कर दिया। अब बताओ पड़ गए उसके तो उसने ये पॉजिटिव चीजों को करनी चाहिए, नेगेटिव की नहीं करनी चाहिए, लुब्बे लुबाब ये। ठीक है, धन्यवाद। कई बार हमें पत्री आती है हमारे पास, हमें दिखता है कि इसका नेगेटिव पीरियड आ रहा है, हम नहीं बता पाते उसको, क्योंकि वो पहले से ही डिप्रेस्ड आ रहा है, इतना डिप्रेस्ड आ रहा है कि हम उसे और बता दें कि तुम्हारे अभी 2 साल और खराब है, तो वो तो हार्ट फेल हो जाए वहीं पर, तो हम उसको तब भी बोलेंगे नहीं तुम्हारा अच्छा टाइम आ रहा है। तो हम चाहे जानते हैं फिर भी नहीं बता पाते, तो कई बार सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। धन्यवाद। किसी और का क्वेरी? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आप इंट्रोड्यूस करेंगे? हाँ, मैं अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो ऑन कर लीजिए आप मैडम, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी। हाँ नुपुर जी पूछिए। सर मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अगर रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है एंड दिमाग पूरी रात चलता रहता है, सपने काफी आते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो मैंने अभी बताया था, आप एक मंत्र ले लीजिए, कोई से, या तो सिंपल ओम नमः शिवाय मंत्र ले लीजिए, या फिर आप पत्री के अनुसार भी ले सकते हैं कि कौन जो भी मंत्र हो आपकी पत्री के अनुसार, उस मंत्र का जाप कीजिए कम से कम 108 बार, जब भी आपको नींद नहीं आ रही है। और हो सके उसको याद, ये गिनती रखने की जरूरत नहीं है, जितनी बार हो सके मंत्र जाप करते रहिए, और जैसे नींद आएगी अपने आप बंद हो जाएगा वो तो मंत्र, तो नींद आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, दूसरा बात एक और कर सकते हैं कि आपको हाथ पैर धो के गर्म पानी से और थोड़ा सा तेल चुपड़ के सोना चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है। उससे क्या है कि ये अरोड़ा साहब। हाँ जी, अरोड़ा साहब अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अरोड़ा जी अपने को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बोलो, हो गया। हाँ, आपको कुछ पूछना है? फिर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। अरोड़ा जी आप म्यूट पे हैं, अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए। दानी साहब का एक था चैट पे, उन्होंने डाला था, तो आई थिंक वो लिंक उनको मिल गया कि वो फ्यूचर पॉइंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसको,
हाँ जी, न्यू स्टार फ्री उसको, और या आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं? अब आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, ये कहना है मुझे कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब में ये लिखा हुआ है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। जो भी है हमारा चाहे स्वास्थ्य है, हमारे जो उपलब्धियां हैं, हमारे जो कर्म है उसके अनुसार मिलता है। तो इससे क्या फायदा ये वास्तु कर लो वास्तु से, और हमारे इससे क्या मतलब बताया जैसे कि आपको क्लियर करिए। सब कुछ कर्म जो है 25% है और भाग्य 75% है। अगर आप पैदा होते ही जेनेटिकली सारे डिफाइन हो जाते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आपका ऐसा नहीं होता। वैसे भी जेनेटिक्स आज की डेट पे इतनी मैच्योर होती जा रही है कि आपको मतलब मेडिकल साइंस भी आपको पैदा होने के बाद बता देगी कि आपको इस एज पर आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। और ज्योतिष में भी ये है कि ज्योतिष में भी यही है कि आपको इस एज पर ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आप इसका ख्याल रखिएगा। तो ये हम बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म क्या करे उसमें, पैदा होने में आपने क्या कर्म किए। नहीं, जो पहले पूर्व जन्मों में कर्मों किए हुए हैं हमने, हमारे जितने ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि हमारे जितने पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार फल मिल रहा है। तो आपके भाग्य है। जी हाँ, पूर्व जन्म के, अब तो पूर्व जन्म को तो आप नहीं जा सकते ना। अब तो आपको इसी जन्म में रहना पड़ेगा। तो भाग्य कैसे पलटेंगे हम इससे, वास्तु से कैसे कर्म से पलटा जा सकता है। हाँ जी, लेकिन भाग्य को पूरा नहीं बदला जा सकता। 100% नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, कर्म तो अच्छे करें, लेकिन वास्तु से हमारा मकान ईस्टर्न साइड में हो या वेस्टर्न साइड में हो या साउथ साइड में हो, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? हमारे मन में ये संदेह जाता है। आप ये बताइए मेरे को, अगर आपने जो है ना सामने रखा हुआ है ना अपना मोबाइल, हाँ जी, है ना, अब इसे आप पीछे रख दीजिए अपने और फिर कहिए कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या हुआ? वास्तु ही तो हो गया ना, कि वास्तु ने डायरेक्शन बताई ना, आप सामने रखिए। सिंपल। आपके राइट हैंड साइड में, आप राइट हैंड वाले हैं तो आप राइट हैंड में रखेंगे ना अपना कप प्लेट जो रखेंगे, है? अगर आपने चाय पीनी है, मेरे पास चाय है पीने के लिए यहाँ पर, तो मैं राइट हैंड में रखूंगा ना अपने को, इसको। तो लेफ्ट में रखूंगा तो हमेशा गिरने का डर रहेगा। तो क्या हमें इससे और लाभ मिल जाएगा? जो हमारे कर्मों में हमें फल भोगने हैं, इससे हमें वास्तु से हमें और लाभ मिल जाएगा? डेफिनेटली। देखिए, वास्तु से आपकी जो घर की ओरिएंटेशन है वो इस तरह से हो जाती है कि जो अर्थ की ओरिएंटेशन के पैरेलल हो जाती है। अर्थ जो है जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्ट हमेशा हवा चलती है। कभी आपने नॉर्थ साउथ भी चलती हवा देखी है क्या? हवा ईस्ट टू वेस्ट चलती है हमेशा। हाँ जी, है ना, नॉर्थ साउथ नहीं चलती है। वो क्यों नहीं चलती? वो उसको डायरेक्शन में क्या प्रभाव, उसको फर्क पड़ रहा था। मैं आपको जब तो इसीलिए ऐसे में उसको, जब आपका घर जो है ईस्ट फेसिंग होगा, ईस्ट खुला हुआ होगा, तो आपको हवा ज्यादा मिलेगी, ज्यादा आपको सनलाइट मिलेगी। अब डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपका जो बिना किसी एग्जॉस्ट लगाए, बिना कोई और करे, आपको सनलाइट भी मिल रही है, आपको हवा भी सर्कुलेट हो रही है, आपकी जो ऑटोमेटिकली। चलिए, थैंक यू धन्यवाद। आई थिंक अभी समय भी हो गया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिएगा प्लीज। सर काजल अग्रवाल बोल रही हूँ सर। या काजल जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, ये जो अभी फ्यूचर समाचार के बारे में सर बता रहे थे, जो फ्यूचर समाचार मैगजीन आती थी, अभी तो वो पैंडेमिक की वजह से सब बंद हो गई है सर। हमें इसका दोबारा शुरू हो गई है, तो सर हमें कैसे मिल सकती है ये? आप एक तो देखिए, वैसे तो बाजार में मार्केट में रहती है, लेकिन अभी पूरे सारे स्टोर्स भी नहीं खुले हैं ना, तो आप अपना इसको अगर रजिस्टर करा लें तो हमारे आपके घर पर पहुंच जाएगी बाय पोस्ट। अच्छा सर, ऑनलाइन नहीं है मैगजीन हमारे पास अवेलेबल? ऑनलाइन भी है, हमारी futuresamaachar.com साइट है, उस पर आप पढ़ सकते हैं। हाँ सर, मैं यही पूछना चाह रही थी, अगर ऑनलाइन है तो बेटर है। ऑनलाइन अवेलेबल है, पेपर सेविंग भी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड है तब तो आपको करंट दिखाई देगा इशू, नहीं तो आपको 2-3 महीने पुराना इशू दिखाई देगा। अच्छा सर, प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन आप हमारी साइट पे जाके कर सकती हैं, futuresamaachar.com साइट। सर पेड सर्विस है? पेड भी है और फ्री तो है ही है, फ्री भी है। आप पहले फ्री देखिए, फिर फ्री है तो पुराने एडिशंस मिलेंगे, और अगर मैंने पे किया हुआ है तो मेरे को करंट एडिशन दिख जाएगा। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। तो बंसल साहब, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमको दी। एक टेक अवे जो मेरा भी आपकी टॉक से है, वो ये टेक अवे रहा है
कि वास्तु में जो बोलते हैं डायरेक्शन के बारे में, मकान की डायरेक्शन वैसा नहीं है। जैसे किचन है नॉर्थ ईस्ट में, यदि किचन नहीं आपकी करती तो आप एटलीस्ट जो है उस किचन की डायरेक्शन देख लीजिए, पूरे मकान को ना लेके किचन में देख लीजिएगा आप नॉर्थ ईस्ट को फेस करें। That's right. तो उसे लोकलाइज, इफ आई एम करेक्ट, जो मेरा टेक अवे आपसे है। बिल्कुल आपने सही समझा है, और उसकी डायरेक्शन चेंज करके आप बहुत कुछ 50-70% आप जो है वास्तु को ठीक कर सकते हैं। बिफोर वी क्लोज इट, मैं गोविंद शर्मा जी से, जो हमारे प्रेसिडेंट है WCS के, और जिनकी एफर्ट से हम सब ये करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आपको धन्यवाद दें। शर्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। शर्मा जी अभी भी आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी। हाँ ठीक है, ठीक है, या इट्स ओके। हाँ जी, नाउ इट इज ओके। या अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया और बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। और ये जो भ्रांति थी लोगों के कि भाई ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, और ये मतलब जो चीज बनी हुई है उसी स्फीयर में, अगर उसका भी मान लो, एक मेरा रूम है वो वेस्ट साइड में बना हुआ है मान सपोज, बट उस रूम के अंदर भी जो ईस्ट साइड है या नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है, तो आई कैन अकोमोडेट माई बेड अकॉर्डिंगली के फेसिंग उस साइड में करना है या पाँव उस साइड में करने हैं या उसमें ही करने। इवन दैट कैन बी मैनेज एज पर योर टॉक्स व्हिच आई पुट टुगेदर। यस, आप अपना तकिया भी उस साइड रख सकते हैं। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जनरली लोगों को क्या होता है कि ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसे बंसल साहब ने बताया। एंड ही हैज गिवन ए वेरी पॉजिटिव, इनकी बात सुन के वन शुड गेट द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंकिंग कि हमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड प्रैक्टिकल बताया, प्रैक्टिकल बताया, साइड बताई है इन्होंने। और आई फुल्ली एग्री विद बंसल जी व्हेन ही सेज के 25% डिपेंड्स अपॉन योर कर्म जो आप करते हैं, एंड 75% इज योर लक ऑफ कोर्स। एंड इट्स I follow this. It is quite common when I have felt it in my own life. So, and one should not get disheartened if somebody is having some bad time. It's a cycle. Sometimes it is a cycle. It moves sometimes up and sometimes down, but doesn't mean one should lose his heart. And one should be positive. And once again, I, on behalf of all the participants who have joined this group, this talk, and on behalf of RWA, Bansalji, I thank you very much. And we are lucky. It's a news for me, and a good news rather, that you are part of our sector. I never knew it. And अब आपने हमें बता दिया कि पंकज सिंह के मकान के बगल में वाला आपका मकान वहीं पे है, तो मे बी दैट विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू। You open the door. Very nice, very nice. So it's a quite honor for us to have you in our sector. Thank you. And good luck to you, sir, and good luck to everybody. And hope we all will get some positive sense out of this talk and positive feeling. And with this, let us, it's a good evening. And I wish everybody a good luck and good time. Thank you. Thank you. Yes, Mr. Bansal. बताना चाहूंगी सबको कि Please. हाँ जी।
We are doing online courses in astrology, Vastu, numerology, palmistry, tarot. So whoever wants to learn it, like, because these are the great sciences which can help us in making, जैसा बंटी जी ने कहा कि हम अपनी लाइफ को ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम जान सकते हैं। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, पामिस्ट्री सीखना चाहता है, जस्ट फॉर योर हॉबी सेक ऑल्सो, नॉट नेसेसरीली कि आप लोग प्रोफेशन के लिए करें, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग सारे कोर्सेज एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री सब कुछ हम ऑनलाइन सिखाते हैं। तो उसके लिए थैंक यू, या इफ समबडी वांट्स एनी इंफॉर्मेशन तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल सर। थैंक यू सर, थैंक यू बंसल जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके बंसल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, नमस्कार थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक नमस्कार, यू, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार बंसल साहब।